यदि आप बिगिनर हैं या जस्ट ही कुछ मंथ पहले या जस्ट ही कुछ वीक्स पहले आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की है तो बस इस सीरीज में रहना है। क्यों बोल रहा हूँ, तो ये वीडियो पूरी देखने के बाद आपको समझ में आएगा। टोटल 20 क्लासेस होगी, ओके। और ये 20 क्लासेस आपके पूरे कोर्स के इक्वल होगी और इतना डेफिनेट है कि आप 20 में से 15 प्लस मार्क्स तो अचीव कर ही सकते। यदि आप पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके 20 आउट ऑफ 20 होंगे। यदि आप बस अभी स्टार्ट कर ही रहे हैं पढ़ना पीएनएसटी के लिए, तो इंग्लिश की ये सबसे ही बेस्ट क्लास होगी यूट्यूब पर। क्यों बोल रहा हूँ, तो कंटिन्यू करते, वीडियो को पूरी देखना, अदरवाइज स्किप कर सकते, कोई ज़रूरत नहीं है, कंटिन्यू करते, ओके। पहला जो है करेक्ट ऑप्शन चूज करना है जो प्रॉपर प्रीफिक्स को क्या करे, वर्ड जो दिया हो वर्ड में शो करे। कंडीशन एक वर्ड है, इसका मतलब होता है कोई भी शर्त, ओके। प्री कंडीशन, अच्छा प्री का मतलब होता है पहले, ओके। तो कंडीशन से पहले यहाँ जो प्री कंडीशन है ये जो होगा प्रॉपर एक प्रीफिक्स होगा। कैसे होगा, क्योंकि एक कंडीशन एक शर्त से पहले की पोजीशन बता रहा है प्री, ओके। एक होता है पोस्ट कंडीशन, जिसका मतलब होता है कि कोई भी कंडीशन या कोई भी जो सिचुएशन रहती है उसके बाद वाली जो सिचुएशन होती है उसे बोला जाता है पोस्ट कंडीशन, और जो पहले जो होता है उसे बोला जाता है प्री कंडीशन। तो जो सही जो प्रीफिक्स होगा ये होगा प्री कंडीशन। बाकी के भी ऑप्शंस देख लेते। नॉन का होता है नहीं, ओके, नॉट, जो नेगेटिविटी को दर्शाए। तो ऐसा कोई वर्ड ही नहीं होता जो नॉन कंडीशन से हो या नॉन कंडीशन को शो करे। अच्छा, नॉन परफॉर्मिंग हो सकता है, ये परफॉर्मेंस को शो करेगा जिसमें आपकी परफॉर्मेंस अच्छी ना हो, जो कोई एक्टिविटी को दिखाए, ओके। ये कंडीशन का एक सिचुएशन है, ये कोई एक्टिविटी नहीं जिसमें आप नॉन लगा देंगे। जिस चीज को आप दिखाना है कि वो चीज वैसी नहीं है जैसे हम सोच रहे थे, तो नॉन कंडीशन नहीं होगा वर्ड। पर कंडीशन, पर का मतलब होता है कंप्लीटली, ओके, कंप्लीटली। अच्छा, इसका मतलब प्रति भी होता है, पर केजी आपने सुना होगा। तो जब एक प्रीपोजिशन की तरफ फंक्शन करता है तो पर का मतलब तो हो जाएगा प्रति, ओके। जैसे पर सेंट हो जाएगा, पर केजी टाइप से, ओके। तो तब होगा प्रीपोजिशन। और जब भी एक प्रीफिक्स की तरफ फंक्शन करेगा तो इसका मतलब होता है कंप्लीटली या थ्रोली, ओके। तो कंप्लीटली कंडीशन कोई वर्ड नहीं बनता ऐसा, ओके। एंटी कंडीशन, एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, ओके। अगेंस्ट, अगेंस्ट मतलब के विपरीत या के विरुद्ध। तो एंटी जो है, जो कोई जो है विरुद्ध के प्रति या कोई अगेंस्ट कोई बात बताना हो तब अगेंस्ट एंटी जो है प्रीफिक्स का यूज होता है। तो एंटीबायोटिक सुने होगे या एंटीसेप्टिक सुने होगे आपने, बायोलॉजी में ही वर्ड्स है मेडिसिन के। तो एंटी कंडीशन भी वर्ड नहीं होता, ओके। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्री कंडीशन। एक होता है पोस्ट कंडीशन, यानी कोई भी शर्त या कोई सिचुएशन की जो बाद वाली सिचुएशन होती है उसे बोला जाता है पोस्ट कंडीशन। अब जो नेक्स्ट है क्वेश्चन, इसमें सिमिलर वर्ड बताना है जो अंडरलाइन वर्ड है, ओके। ऑफुली, कि सी वॉज ऑफुली, वह थी कुछ। अब इसका मतलब यहाँ पे, इसका मतलब है बहुत ज्यादा सॉरी, मतलब उससे बहुत ही ज्यादा खेद था। फॉर हर बिहेवियर, उसके बिहेवियर के लिए। देखो ऑफुल एक वर्ड होता है, ओके, ऑफुल एक वर्ड होता है। इसका जब यदि आप ओल्ड इंग्लिश में जाएंगे, पहले के टाइम में इसका यूज होता था बैड के लिए, ओके, मतलब बुरे चीज के लिए। तब होता था बैडली बोल सकते हैं, मतलब बुरी चीज के लिए। अब जो है मॉडर्न इंग्लिश में इसका यूज होता है वेरी के लिए, ओके, या बोलना चाहिए वास्ट। वास्ट मतलब होता है विशाल, बड़ा। जब आपको बहुत बड़ा सॉरी बोलना हो या कोई चीज के लिए आपको बहुत बड़ा कोई चीज खेद हो रहा हो, तब होता है ऑफुल का यूज होता है, ओके। अब इसमें ऑफुली एक एडवर्ब है, ऑफुल तो एक एडजेक्टिव हो जाएगा, ये हो जाएगा एडवर्ब। ऑफुली का मतलब होता है वेरी, मतलब बहुत बड़ा सॉरी, इस टाइप से निकलता है सेंस, तो वेरी, ओके। तो वर्स्ट से एक विशाल होता है, यानी बहुत ज्यादा सॉरी, वेरी सॉरी, ओके। यहाँ बैडली सॉरी नहीं लेंगे। अच्छा, ऑफुली का मतलब यदि मान लो इसके बाद में कोई इधर सॉरी फॉर हर बिहेवियर इस टाइप से नहीं रहता तो तब हम बैडली ले सकते थे, सी वॉज ऑफुली की सी वो क्या है, बहुत ही बैडली है। पर यहाँ पे वेरी के सेंस में होगा। इसका जो सिमिलर होगा मीनिंग में ये हो जाएगा इमेंसली। इमेंस का मतलब होता है वॉस्ट, ओके। इमेंस यानी होता है वॉस्ट, बहुत ज्यादा। इसका मतलब यही, इसी के दोनों सिनोनिम है एक दूसरे के। एक वर्ड होता है ह्यूज, ओके, यानी बहुत बड़ा, ओके। तो इसमें एलवाई लगा देंगे तो इसका मतलब हो जाता है वेरी या बहुत बड़ा सॉरी, इस सेंस में लेंगे, ओके। नॉर्मली मतलब हो जाएगा सामान्य रूप से, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और ऑप्शन है
एडिक्वेटली। ओके, एक वर्ड होता है एडिक्वेट से बना है एडुकेटली। एडिक्वेट होता है एडिक्वेट, इसका मतलब होता है पर्याप्त, इनफ। ओके, इनफ बोल सकते हैं, पर्याप्त बोल सकते हैं, तो इसका मतलब होता है एडिक्वेटली यानी पर्याप्त रूप से या सही रूप से। समवॉट एक होता है एडवर्ब, इसका मतलब होता है कुछ हद तक या अ लिटिल बोल सकते हैं, अ लिटिल बिट, अ लिटिल बिट या बोलना चाहिए थोड़ा बहुत। अच्छा, एक होता है समहाउ, समहाउ एक होता है समहाउ जिसका मतलब होता है जैसे तैसे, जैसे तैसे मैं वहाँ से चले गए स्टेप से जो सेंस बोलते हैं तो वो हो जाएगा समहाउ। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इमेंसली। ओके, ऑफुली का मतलब होता है वेरी, तो इमेंसली उसका उसके सिमिलर मीनिंग में होगा। अब जो नेक्स्ट वर्ड है ये है, ब्लैंक को फिलअप करना है। एजुकेशनल टीवी प्रोग्राम, जो एजुकेशनल टीवी प्रोग्राम्स है कैन भी हो सकते हैं बहुत ज़्यादा। अब क्या हो सकते हैं देखा जाएगा, चिल्ड्रन के लिए और यूथ के लिए जो 18 प्लस है उनके लिए। ओके, तो स्टेगनेट, देखो एक वर्ड होता है स्टेगनेट, इसी से है स्टेगनेटिंग। स्टेगनेट का मतलब होता है किसी चीज़ को रोकना या स्टॉप कर देना या उस चीज़ को स्थिर कर देना। ओके, तो जो टीवी, जो एजुकेशनल जो टीवी प्रोग्राम्स है ये क्या रोकने वाली चीज़ हो जाएंगे बच्चों के लिए और यूथ के लिए कि आपके नॉलेज को रोक रहे हैं, कुछ को भी रोक रहे हैं, तो यहाँ पे सेंस नहीं होगा, नेगेटिव टोन नहीं आएगा, क्योंकि एजुकेशनल जो टीवी प्रोग्राम होंगे पॉजिटिव टोन में लिए जाएंगे। ओके, मतलब पॉजिटिविटी आप में आएगी, कोई भी यूथ है चिल्ड्रन में आएगी, तो कोई पॉजिटिव वर्ड आना चाहिए। एक वर्ड होता है स्टिमुलेट। स्टिमुलेट का मतलब होता है, जैसे लिखा है स्टिमुलेटिंग, इसी से बना है। स्टिमुलेट का मतलब होता है इंस्पायर करना। ओके, इंस्पायर करना या ट्रिगर करना, ट्रिगर करना या स्पार्क करना। ओके, प्रोवोक भी बोल सकते हैं, जिसका मतलब भड़काना होता है, प्रोवोक नेगेटिव टोन में ले तो स्टिमुलेट मतलब होता है इंस्पायर करना, तो इसी का एनजी फॉर्म आ जाएगा स्टिमुलेटिंग की। जो एजुकेशनल टीवी प्रोग्राम है ये क्या हो सकते हैं, इंस्पायरिंग हो सकते हैं, प्रेरणा देने वाले हो सकते हैं चिल्ड्रन के लिए और यूथ के लिए। रीस्टिमुलेट मतलब हो जाएगा कि फिर से उसे स्टिमुलेट करना, फिर से प्रेरित करना, और यहाँ पे बी के बाद में रीस्टिमुलेट नहीं आता। यदि रीस्टिमुलेटिंग होता तो हम कंसिडर कर सकते थे, क्योंकि बी के बाद में हमेशा याद रखना जो बी रहती है बेस फॉर्म होती है और इसके बाद में कोई भी कॉम्प्लीमेंट आता है। कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, या तो एक नाउन आएगा, या तो एक प्रोनाउन आएगा, या तो एक जिरंड, या तो एक एडजेक्टिव आएगा। ओके, एडजेक्टिव बोल सकते हैं, एडजेक्टिव या इसी की जगह एक प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल आएगा। ओके, जिसमें एनजी फॉर्म लगी रहेगी, तो स्टिमुलेटिंग आ सकता है। ओवर स्टिमुलेट मतलब बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट कर देना, बहुत ज़्यादा प्रेरित कर देना, तो यहाँ पे भी एनजी होना था, तो ये भी नहीं होगा, सेकंड भी नहीं होगा, फर्स्ट भी नहीं होगा, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब जो भी है ब्लैंक, यंग पीपल आर ओवरवेट दीज डे। तो ये जो यंग पीपल है ये जो क्या है, ओवरवेट है, आजकल बहुत ज्यादा वेट है उनका, दीज डे इन दिनों। मच जो है, अच्छा मच, एवरी, मेनी, ये जो तीनों है ये है डिटरमिनर। आपने एडजेक्टिव की तरह पढ़ा होगा, लेकिन इसे मॉडर्न ग्रामर में कहा जाता है डिटरमिनर। ओके, डिटरमिनर, डिटरमिनर और एडजेक्टिव में अंतर क्या होता है, इन दोनों में अंतर होता है कि डिटरमिनर हमेशा नाउन से पहले आता है और एडजेक्टिव नाउन से पहले भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है। डिटरमिनर की कभी भी डिग्री नहीं बनती, सुपरलेटिव, कंपैरेटिव और पॉजिटिव डिग्री, और एडजेक्टिव की पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री बनती है, यही दोनों में अंतर रहता है। तो मच जो है ये हमेशा अनकाउंटेबल नाउन से पहले आता है। पीपल एक काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे मच तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। ओके, एवरी, एवरी आ सकता है, तो एवरी यंग पीपल। ओके, और यहाँ पे है मेनी, तो मेनी यानी बहुत सारे हो जाएंगे। एवरी, देखो एवरी यदि यहाँ पे यदि आता है तो यहाँ पे हर एक इंडिविजुअल पर्सन पे बात होगी। यदि मान लो 145 करोड़ पर्सन मतलब जनसंख्या है इस कंट्री की, तो एवरी यदि एवरी पीपल की यदि बात करें, 145 लोग की बात करें, तो यहाँ पे यदि एवरी यूज करते हैं तो इसका मतलब हो जाएगा कि हर एक पर्सन, एक इंडिविजुअल पर्सन क्या होगा, ओवरवेट है। तो क्या हर कोई ओवरवेट है, कोई पतला भी है, कोई दुबला भी है, कोई मतलब अंडरवेट भी है। ओके, किसी का वेट अच्छा है अपने हाइट के अकॉर्डिंग, कोई ओवरवेट है, तो यहाँ पे एवरी को नहीं लिया जा सकता। एवरी जो है एक ऐसा क्या बोलना चाहिए, डिटरमिनर है जिसके बाद में, अच्छा दूसरी बात यह है कि एवरी क्यों नहीं आएगा, क्योंकि एवरी के बाद में आता है सिंगुलर नाउन। ओके, एवरी के बाद में सिंगुलर नाउन आता है, क्योंकि एक हर एक इंडिविजुअल पर्सन को या इंडिविजुअल थिंग को
डिनोट करता है, जैसे एवरी मिनट, ओके, या एवरी पर्सन बोल सकते हैं। तो हर एक इंडिविजुअल पर्सन को ये डिनोट करता है, दिखाता है, इसलिए एवरी के बाद में सिंगुलर नाउन आता है, न कि प्लूरल। तो यहाँ पे एवरी बिल्कुल नहीं आएगा, मेनी ही आ जाएगा। अलर्ट तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा अभी बताता हूँ। तो मेनी आ जाएगा कि बहुत से लोग, बहुत से जो यंग पीपल है, ये क्या है, ओवरवेट है इन दिनों। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा मेनी, ओके। एक होता है ईच और एक होता है एवरी, इन दोनों में अंतर समझ लेते हैं। एवरी का यूज होता है जब भी दो से अधिक की बात हो, जब दो से अधिक की बात हो तब एवरी का यूज होता है, और इंडिविजुअल पर्सन के लिए यूज होगा, इसीलिए एवरी के बाद में सिंगुलर नाउन आता है। और ईच का यूज या तो दो के लिए हो सकता है या तो दो से अधिक के लिए हो सकता है, ओके। इन दोनों में ही अंतर होता है, और दोनों के बाद में सिंगुलर नाउन आता है, कभी भी प्लूरल नाउन नहीं आएगा। अलॉट, तो यहाँ पे अलॉट कभी भी नहीं आ सकता, अलॉट की जगह अलॉट ऑफ आना था, ओके। अलॉट और अलॉट ऑफ में अंतर क्या है, अलॉट ऑफ एक क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज है, इसका मतलब होता है मेनी, अलॉट ऑफ का मतलब होता है मेनी। तो यहाँ पे अलॉट ऑफ आ सकता था, मेनी आ सकता था। अलॉट का मतलब होता है वेरी, बहुत, और ये हमेशा एक सेंटेंस के बाद में आ जाएगा, जैसे कि सी ईट्स अ लॉट, कि वह खाती है बहुत ज्यादा, वेरी बहुत ज्यादा खाती है। तो अलॉट एक एडवर्बियल फ्रेज की तरह काम करता है। तो यहाँ पे कोई एडवर्ब हमको यूज नहीं करना था, हमें एक क्या चाहिए था, एक एडजेक्टिव या एक एडजेक्टिव फ्रेज बोल सकते हैं, या एक डिटर्मिनर बोला जा सकता है, ओके। मॉडर्न ग्रामर में ही एडजेक्टिव को डिटर्मिनर, बहुत से एडजेक्टिव है जिन्हें डिटर्मिनर कहा गया है, जिनकी डिग्री नहीं बनती, जो नाउन से हमेशा पहले ही आती है, इस टाइप से, ओके। अब जो नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल से रिलेटेड है, आपको बताना है, पहले आप खुद अपना दिमाग लगाए। ब्रिटिश पीपल आर ऑफन पोलाइट, जो ब्रिटिश पीपल है होते हैं या है अक्सर पोलाइट होते हैं, मतलब अच्छे स्वभाव के, विनम्र होते हैं। और ब्रिटिश पीपल आई नो, मैं जानता हूं कि ये कैसे होते हैं, बहुत ही रिजर्व होते हैं। रिजर्व मतलब एक वर्ड होता है रेटिसेंट, रेटिसेंट, ओके। रेटिसेंट यानी होता है जो शर्मा के बोले या कम बोलने वाला, तो इसी का मतलब होता है कम बोलने वाला, जो शर्माए और अपनी मतलब शर्माहट के कारण वो कम बोलता है, उसे बोला जाता है रिजर्व, कंपोज्ड बोला जा सकता है, जो शांत रहता है, वो क्वाइट बोल सकते हैं। तो ब्रिटिश पीपल यहाँ पे जो होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा नो आर्टिकल, ओके। दोनों जगह नो आर्टिकल होगा, क्यों होगा समझते हैं। कुछ लोगों का ऑप्शन सेकेंड रहा होगा, या इस ऑप्शन के साथ गए होंगे कि द आ सकता है, द क्यों नहीं होगा। द यदि लगाते हैं तो ये पूरे ब्रिटिश पीपल की कम्युनिटी को शो करता है। इन केस यदि इंग्लैंड की यदि हम बात करें, तो इंग्लैंड में यदि 2 करोड़, ओके, 2 करोड़ पॉपुलेशन इंग्लैंड की, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे, तो यदि 2 करोड़ पॉपुलेशन यदि हम द यूज करते हैं, इसका मतलब 2 करोड़ के करोड़, जो 2 करोड़ जितने भी पॉपुलेशन है, ये पूरे के पूरे पोलाइट है, मतलब अच्छे नेचर के। तो क्या ऐसा हो सकता है कि एक कंट्री में पूरे के पूरे अच्छे नेचर के हो और पूरे के पूरे क्या हो, शांत हो, ऐसा कभी हो सकता है? तो बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए द बिल्कुल नहीं यूज होगा, क्योंकि द पूरे की पूरी कम्युनिटी को शो करेगा, पूरे के पूरे ब्रिटिश पीपल को शो करेगा, ओके। यहाँ पे कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। और यहाँ पे जब भी, और दूसरी बात यह है कि एक क्या है, प्रॉपर नाउन की तरह एक फंक्शन कर रहा है, ओके। जो यहाँ पे ब्रिटिश पीपल है, एक प्रॉपर नाउन की तरह फंक्शन कर रहा है। और कभी भी याद रखना, प्रॉपर नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आता, ओके, चाहे द हो, ए हो और एन हो, क्योंकि प्रॉपर नाउन एक नेम के टाइप डिफाइन होता है, एक पर्टिकुलर या बोलना चाहिए थिंग को रिप्रेजेंट करेगा। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नो आर्टिकल। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा आर्टिकल के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। आर्टिकल के 2 टाइप होते हैं, एक होता है डेफिनेट, एक होता है इनडेफिनेट। इनडेफिनेट जिसमें आते हैं ए और एन, और एक होता है डेफिनेट, ओके। एक होता है डेफिनेट आर्टिकल जिसमें आता है द। ए जो है ऐसे वर्ड जिनका उच्चारण में हिंदी का क्या हो, व्याकरण है, जैसे कि मान लो कंपनी बोल सकते हो, ओके, कंपनी। तो यहाँ पे जो सी का जो उच्चारण, जो प्रोनाउंसिएशन है, जो एक्सेंट आ रहा है, ये क्या आ रहा है, क आ रहा है। क क्या है, हिंदी का एक क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो इससे पहले क्या आएगा, ए आएगा, ओके, एक कंपनी, ओके। और ऐसे वर्ड जिनका प्रोनाउंसिएशन या एक्सेंट क्या हो, हिंदी के वोवल से स्टार्ट होता है, वहां पे आता है एन, जैसे कि ऑरेंज बोला जा सकता है, ओके, ऑरेंज। तो यहाँ पे जो है ओ से स्टार्ट हो रहा है, जो हिंदी का क्या है, वोवल है। अच्छा, आप इसे वोवेल पढ़ते, इसके एक्चुअल में इसे वोवल पढ़ा जाता है, ओके।
और वोवल होते 5 और सेमी वोवल होते 2, जिन्हें वाई और डब्ल्यू को बोला जाता है सेमी वोवल। ये कॉन्सोनेंट की तरह भी काम करते हैं और वोवल की तरह भी काम करते हैं, इसलिए इन्हें सेमी वोवल कहा जाता है। जैसे अच्छा क्यों करते हैं भी रीजन समझ लेते हैं। जैसे जितने भी आप दुनिया के वर्ड समझ लो, सिर्फ 3 वर्ड को छोड़ के, एक होता है आई, एक होता है आई, एक होता है ओ और एक होता है ए। ये 3 एक्सेप्शन को छोड़ के जितने भी वर्ड रहेंगे उसमें आपको एक क्या मिलेगा, कॉन्सोनेंट मिलेगा और एक मिलेगा वोवल। तो ऐसे वर्ड जहाँ पे वोवल नहीं आता वहाँ पे आता है सेमी वोवल। जैसे कि मान लो क्राई, ओके, ये कॉन्सोनेंट है, ये कॉन्सोनेंट है आर और वाई, यहाँ पे आ गया सेमी वोवल। ओके, अब जितने भी वर्ड ले लेंगे उसमें आपको एक वोवल जरूर से मिलेगा। कॉन्सोनेंट तो मिलेंगे पर वोवल, बिना वोवल के या सेमी वोवल के आपको वर्ड नहीं मिलेगा। एक्सेप्शन क्या है, सिर्फ आई, ओ और ए। ए का मतलब आर्टिकल के रूप में ये यूज होता है, आई यानी मैं, और ओ जो है 10 o'clock 9 o'clock जो समय में यूज होता है। ओके, तो इस टाइप से कुछ चीजें थी। और जिनके द के फिर कुछ रूल है जो डेफिनेट आर्टिकल है, तो रूल किसी दिन हम डिस्कस करेंगे वीडियो में। अब जो नेक्स्ट है प्रीपोजिशनल फ्रेज, हमें ओके करेक्ट प्रीपोजिशनल फ्रेज को फिलअप करना है। तो द लिटिल गर्ल, ओके, जो छोटी लड़की जम्प्ड, कूदी। अब जहाँ पे भी वाइल खेलते हुए, वाइल यहाँ एक प्रीपोजिशन की तरह फंक्शन कर रहा है जिसका मतलब हुए, तो खेलती हुई। जब 2 एक्शन काम में हो तब वाइल का यूज होता है, इसका मतलब होता है हुए। अच्छा, एक कंजंक्शन की तरह भी यूज होता है, तब इसका होता है हालांकि। ओके, हालांकि यूज होता है जब कंजंक्शन की तरह यूज होता है। दो बोला जा सकता है, दो या ऑल्दो, ऑल्दो। ओके, ये सब इसके सेंस निकलते हैं कंजंक्शन की तरह। खेलते हुए हाइड एंड सीक, लुका छुपी विथ हर ब्रदर, अपने भाई के साथ। तो अपने भाई के साथ लुका छुपी खेलते हुए जो लिटिल गर्ल है, जो छोटी लड़की है, जंप, तो जंप क्या की आउट ऑफ द बॉक्स, बॉक्स से बाहर कूदेगी। उसे छुपना है तो उसे अंदर कूद सकते, इनसाइड द बॉक्स, सेकंड ही करेक्ट हो जाएगा। जेक इन द बॉक्स, ऐसा तो कोई होता नहीं, जेक यहाँ पे वर्ड ही नहीं होगा। ऑन द लीड ऑफ द बॉक्स, बॉक्स के ढक्कन पे, लीड यानी होता है ऊपर का जो कवर होता है, जो ढक्कन बोला जाता है उस पर, तो क्या अपने उसके ढक्कन पे कूदेगी, बिल्कुल नहीं। सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, जंप इनसाइड, तो उतना खास क्वेश्चन तो था नहीं। अब जो है बताना है कि जो सेंटेंस है क्या डिस्क्राइब कर रहा है कि किस टाइप का सेंटेंस है। ओके, सेंटेंस के वैसे तो कहीं पे 10 होते, कहीं पे 8 टाइप से होते हैं। तो ये जो सेंटेंस है, डिड द फॉरेस्ट रेंजर्स नॉट शूट एट द बियर, तो जो फॉरेस्ट रेंजर्स है इन्होंने नहीं शूट किया, क्या इन्होंने शूट नहीं किया बियर को, तो इस टाइप से सेंस है। जब भी आपको सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब मिल जाए तो इसका मतलब वो क्या है, इंट्रागेटिव है। और यदि सेंटेंस में नॉट मिल जाए, नॉट एक क्या होता है, अच्छा नॉट और नो में अंतर समझ लो। नो एक होता है डिटर्मिनर, ओके, डिटर्मिनर होता है नो जो नाउन से पहले आता है, और नॉट जो होता है एक होता है एडवर्ब जो एक वर्ब से पहले आता है। ओके, एक वर्ब को मॉडिफाई करता है। क्वालिफाई वर्ड यूज होता है एडजेक्टिव के लिए कि एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा, और नाउन और प्रोनाउन को छोड़ के प्रीपोजिशन या बोलना चाहिए कोई भी सेंटेंस या किसी भी कंजंक्शन या किसी भी वर्ब या किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है एक एडवर्ब। तो नॉट यहाँ पे एक एडवर्ब है, तो नेगेटिव को भी शो कर रहा है और ये इंट्रागेटिव को भी शो कर रहा है। तो नेगेटिव इंट्रागेटिव सेंटेंस हो जाएगा, फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन टाइप क्या होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन। ओके, जो क्वेश्चन जो शॉर्टली पूछा जाता है या शॉर्ट क्वेश्चन सेंटेंस होते जो एग्रीमेंट के लिए या किसी के अप्रूवल के लिए पूछा जाता है। किसी को यदि देखो जैसे आपको पूछना है आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो आप शॉर्ट में क्वेश्चन कर रहे हैं और उससे एग्री कर रहे हैं कि या उसे कंफर्म कर रहे हैं कि आपको आना है या नहीं आना है, तब क्वेश्चन टेक का यूज होता है। जैसे कि यू आर कमिंग, ओके, यू आर कमिंग, आरंट यू। जब भी इधर अफर्मेटिव सेंटेंस लिखा हो तो आपको इधर नेगेटिव यूज करना होगा, और यदि इधर नेगेटिव होगा, यदि नॉट होगा तो इधर आपको अफर्मेटिव मतलब नॉट यूज नहीं करना। जैसे यहाँ पे नॉट रहता आर नॉट यू, तो यहाँ पे रहता आर यू। ओके, तो इस टाइप से क्वेश्चन टिक होता है। एक शॉर्ट क्वेश्चन होता है जो एग्रीमेंट के लिए या किसी को कंफर्मेशन के लिए, किसी को कंफर्म करना है, इस चीज के लिए यूज होता है क्वेश्चन टिक। तो यहाँ पे क्वेश्चन टिक यहाँ पे यूज नहीं हुआ है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस स्टेटमेंट कैसे नहीं होगा, क्योंकि जिसमें एक्सक्लेमेशन यूज होता है, जैसे कि वाव या बोलना चाहिए उह, इस टाइप से जो होते हैं जिसमें
जिसमें फीलिंग्स शो होती है, सडन फीलिंग यूज होती है। जैसे कि मान लो आपने किसी ब्यूटीफुल थिंग को देखा तो आपके अंदर एक सडन फीलिंग आएगी, अचानक से एक फीलिंग जो आएगी उसको एक्सप्रेस करने के लिए आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का यूज करते हो कि ये स्टेटमेंट यूज करेंगे। तो ये तो कोई यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी स्टेटमेंट नहीं दिया गया है। इंपेरेटिव जो होते हैं ये होते हैं कमांड देने के लिए। ओके, ये होते हैं कमांड देने के लिए सेंटेंस होते हैं, ऑर्डर देने के लिए होते हैं, या सजेशन देने के लिए होते हैं। कोई भी सजेशन देना है, सजेस्ट करना है, ओके, सजेशन बोला जा सकता है, या कोई रिक्वेस्ट बोला जा सकता है, रिक्वेस्ट। तो ये सब इन सब चीज़ों के लिए इंपेरेटिव सेंटेंस या इंपेरेटिव सेंटेंस का यूज होता है। इंपेरेटिव सेंटेंस हमेशा एक वर्ब से स्टार्ट होता है। ओके, कभी भी इसमें आपको सब्जेक्ट नहीं मिलेगा। जैसे कि कमांड देना है तो गो देयर, वहां पे जाओ, गो देयर, जाओ वहां पे। ऑर्डर कर जैसे करना है तो डोंट ईट इट, या जो भी बोलना सजेशन देना है तो यू शुड कंसल्ट विथ द डॉक्टर, ऐसा बोला जा सकता है। रिक्वेस्ट करना है तो प्लीज कम हेयर, इस टाइप से। तो ये सब इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं जो कमांड, ऑर्डर, सजेशन या रिक्वेस्ट के लिए यूज होते हैं। ओके, हमेशा ये वर्ब से स्टार्ट होगा, कभी भी इसमें आपको सब्जेक्ट नहीं मिलेगा। ओके, और भी कुछ सेंटेंस होते हैं, हम कुछ दूसरी क्लासेस में डिस्कस करेंगे जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे उस हिसाब से। अब है अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको चेंज करना है जो दिया गया जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ओके, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क लगाया तो इंट्रोगेटिव हो गया। कैन एनीथिंग आउटसाइन, क्या कोई भी चीज आउटसाइन कर सकती है, मतलब आउटसाइन मतलब किसी चीज से ज्यादा चमकना है, किसी चीज से ज्यादा प्रकाश देना। तो सन ऑफ ब्रिलियंस, जो सन की जो ब्रिलियंस है, जो प्रकाश देने की जो उसके अंदर जो क्षमता है, उस चीज से ज्यादा कोई आउटसाइन कोई चीज कर सकती है। तो इसको अफर्मेटिव में जो है चेंज करेंगे। एनीथिंग, फर्स्ट थिंग, सेंटेंस ही पढ़ते हैं। नथिंग कैन आउटसाइन द ब्रिलियंस ऑफ द सन, ये हो सकता है कि कोई भी चीज आउटसाइन नहीं कर सकती, या कोई भी चीज नहीं है जो आउटसाइन कर सके या कर सकती है ब्रिलियंस सन की, जो सन की जो ब्रिलियंस है, जो अच्छी तपतपाती जो गर्मी है, जो उसका एक्सलेंस है, उसे कोई भी आउटसाइन नहीं कर सकता। तो ये हो सकता है अफर्मेटिव सेंटेंस। द ब्रिलियंस ऑफ द कैन बी आउटसाइंड बाय समथिंग, यहाँ कैन बी आउटसाइंड पेसिव में लिखा है, द के बाद में यहाँ सन नहीं लिखा गया, बिल्कुल भी नहीं होगा। ब्रिलियंस ऑफ द सन कैन आउटसाइन नथिंग, जो ब्रिलियंस ऑफ सन, जो सन की जो ब्रिलियंस है ये आउटसाइन कर सकती है, कोई भी चीज को नहीं, कोई सेंस नहीं दे रहा है। इसके ठीक इसी के जैसे सेंस होना चाहिए, बस अफर्मेटिव में होना चाहिए। तो सेम सेंस नहीं दे रहा है, यहाँ पे ब्रिलियंस ऑफ सन कैन आउटसाइन बोल रहा है, जबकि यहाँ पे कोई भी चीज जो है आउटसाइन, क्या कोई भी चीज आउटसाइन कर सकती है, इस टोन में बोला जा रहा है। ओके, नो वन, अच्छा नो वन और नथिंग में अंतर क्या होता है? जो नथिंग होता है ये होता है किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी थिंग, किसी भी वस्तु के लिए यूज होता है। ओके, और नो वन जो यूज होता है ये किसी पर्सन के लिए यूज होता है। तो यहाँ कोई पर्सन की यूज नहीं हो रही, क्योंकि कोई पर्सन अपनी लाइट करेगा और सन से ज्यादा आउटसाइन हो सकता है कोई पर्सन, ऐसे तो किसी में इतनी पावर तो है नहीं। तो नो वन तो बिल्कुल यूज नहीं होगा यहाँ पर। तो करेक्ट ऑप्शन तो फर्स्ट ही हो जाएगा कि नथिंग कैन आउटसाइन द ब्रिलियंस ऑफ द सन, सन की जो ब्रिलियंस है उसे कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आउटसाइन कर सके। अफर्मेटिव फर्स्ट है, इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब है क्वेश्चन, 1 मिनट, कीरत। ओके, कीरत पील्ड का मतलब छिलना। 3 kg पोटेटोज, 3 kg आलू को छिली। ओके, इन 1 आवर, 1 घंटे में। इसे करना है, इसका वॉइस चेंज करना है। वॉइस 2 टाइप के होता है, एक होता है एक्टिव, एक होता है पेसिव। आपने तो पढ़ा ही होगा। ओके, 11th-12th में भी है, 9th-10th से पढ़ते आ रहे। एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय। सक्रिय देखो इसमें क्या होगा, जो सब्जेक्ट होगा ये हो जाएगा डूअर। ओके, ये हो जाएगा डूअर। ओके, डूअर। और इसमें हो जाएगा रिसीवर। क्या हो जाएगा? रिसीवर हो जाएगा डूअर। इसमें रिसीवर हो जाएगा सब्जेक्ट। सॉरी, इसमें जो सब्जेक्ट रहेगा ये डूअर रहेगा। ओके, मतलब जो सब्जेक्ट यहाँ पे डूअर रहेगा और यहाँ पे जो सब्जेक्ट रहेगा ये हो जाएगा रिसीवर। तो एक सेंटेंस में 3 चीजें होती है। एक होता है डूअर, कोई एक्शन या कोई भी काम को करने वाला, फिर उसका जो एक्शन लिखा रहेगा, और जो एक्शन है किस चीज पे होता है ये होता है रिसीवर। ये होता है रिसीवर के किस पे एक्शन किया जा रहा है। जैसे कि सी किल हिम। ओके,
तो यहाँ पे जो डूअर है, जो काम कौन कर रही है, तो सी कर रही है, तो ये हो जाएगी डूअर। ओके, इसने क्या एक्शन की, तो मारने का एक्शन की, और किस पे की, तो हिम यानी उस पे की, कोई भी नेम बोल सकते। तो ये हो जाएगा एक्टिव वॉइस में। तो इसमें जो सब्जेक्ट है खुद एक्टिव है, इसमें सब्जेक्ट खुद काम कर रहा है। अब जो इसे ही पेसिव में करेंगे तो ही वॉज किल्ड बाय हर। ओके, तो ही वॉज किल्ड, तो यहाँ पे जो है वह मारा गया उसके द्वारा। तो यहाँ पे जो मारने का जो एक्शन है ये सब्जेक्ट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ये इनएक्टिव है, ये पेसिव है। ओके, इसलिए इसे पेसिव वॉइस कहा जाता है। पेसिव वॉइस में हमेशा बी की फॉर्म होती है, और बी के बाद में जो एक्शन वर्ब रहती है उसकी हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी। ओके, हमेशा एक्शन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है पेसिव वॉइस में, और बी की फॉर्म से ही चेंज होती रहती है। अब बी की हम फॉर्म समझ लेते हैं। बी एक बेस फॉर्म होती है। बेस फॉर्म समझ लो कि इसी से जितने भी इसकी फॉर्म्स निकली है, मतलब एक ओरिजिन फॉर्म, इसे ही बोला जाता है जीरो फॉर्म। और बेस फॉर्म हमेशा मोडाल्स के बाद में आता है, जैसे विल, सेल, या बोलना चाहिए कोई भी मोडाल, मस्ट, शुड, कुड, ये सब मोडाल्स जो वर्ब्स रहती है, इन्हें मॉडल नहीं बोलते हैं, मोडाल बोला जाता है। तो मोडाल जो वर्ब्स रहती है इनके बाद में बी फॉर्म आती है, जिसे जीरो फॉर्म बोलते हैं। बी की जो फर्स्ट फॉर्म होती है ये होती है इज, जो सिंगुलर के लिए आता है, आर जो प्लूरल के लिए आता है, और एम जो हमेशा आई के साथ आता है। ओके, सेकंड फॉर्म होती है वॉज, जो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगा, और वर आएगा, इसे वर पढ़ा जाता है, वेयर नहीं पढ़ा जाता, वर आएगा प्लूरल के साथ। ओके, V3 ये होती है बीन। ओके, जिसे पास्ट पार्टिसिपल बोला जाता है, और V4 जिसे प्रेजेंट पार्टिसिपल बोला जाता है, ये हो जाता है बीइंग। ओके, तो इस तरीके से इनकी फॉर्म्स होती है। फिफ्थ फॉर्म हो जाएगा जिसे इन्फिनेटिव बोला जाता है, ये होता है टू बी। ओके, टू बी ये पर्पस के लिए यूज होता है, वाई का आंसर देगा, पर्पस के लिए यूज होता है। तो बी की फॉर्म्स आपको याद रखना है, बस तीन ही मेन काम करेगी। ओके, जब भी बी के फॉर्म के बाद में आपको एक्शन वर्ब या मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख जाए तो समझ जाओ जो स्ट्रक्चर है वो रहेगा पेसिव में। ओके, मतलब उसमें सब्जेक्ट एक्शन नहीं कर रहा है। ओके, तो यहाँ जो पिल्ड है ये मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अच्छा, एक होती है रेगुलर वर्ब। ओके, रेगुलर वर्ब, एक होती है इर्रेगुलर वर्ब। इर्रेगुलर वर्ब, ओके, रेगुलर वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है। ओके, सेम होगी इसकी। और ये जो इर्रेगुलर वर्ब है इसकी जो तीनों फॉर्म होगी ये अलग अलग होगी। ओके, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म होगी ये डिफरेंट होगी। ओके, ये डिफरेंट होगी, तीनों फॉर्म अलग अलग होगी। जैसे कि बोल सकते सी, सा, सीन, ये हो जाएगी, तीनों फॉर्म अलग है तो ये हो जाएगी इर्रेगुलर वर्ब। और रेगुलर वर्ब जिसकी जैसे दोनों फॉर्म सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम हो, जैसे कि पिल का मतलब हो जाएगा छीलना, पिल्ड हो जाएगा पिल्ड और पिल्ड। ओके, ईडी आ जाएगा पिल्ड। अच्छा, इसके जो रेगुलर वर्ब रहती है इसके ज्यादातर जो लास्ट में जो लास्ट फॉर्म रहती है उसमें या तो डी लगेगा या तो ईडी लगेगा या तो टी लगेगा। ओके, जैसे टी वाला जैसे बोल सकते हैं सेंड, सेंट और सेंट। ओके, ये सब इसकी वर्ब हो जाएगी। तो ये जो पिल्ड है ये है एक रेगुलर वर्ब, तो इसकी जो सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम होगी। अब आपको पहचानना कैसे कि सेकंड फॉर्म है थर्ड फॉर्म, इससे पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसका मतलब एक कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। हमेशा याद रखना सब्जेक्ट के बाद में जब भी आपको सेकंड फॉर्म दिख जाए तो समझ जाना कि वो है सिंपल पास्ट टेंस का फॉर्मूला। ओके, जब भी आप एक्टिव वॉइस, अच्छा अभी एक्टिव वॉइस में कि इससे पहले कोई भी बी की फॉर्म भी नहीं है। ओके, इससे पहले कोई बी की फॉर्म नहीं, मतलब ये एक्टिव वॉइस में लिखा है। अब इसे पेसिव वॉइस में चेंज करना है। जब भी आप पेसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो आपको बस वर्ब पे ध्यान देना है। ओके, वर्ब पे ध्यान देना, और कैसे करना है क्योंकि ऑप्शंस में ऑप्शन एलिमिनेट करना पड़ेगा यदि आपको एक्टिव पेसिव के यदि क्वेश्चन बनाने हैं। ओके, और इसमें आपको एक्शन वर्ब पे या मेन वर्ब पे या हेल्पिंग वर्ब पे बस फोकस करना है। यहाँ पे जो है सेकंड फॉर्म है, तो अब जो है अब जब आप पेसिव में जाएंगे तो अब बी की फॉर्म कौन सी आएगी, तो बी की फॉर्म आ जाएगी सेकंड, जो क्या थी, वॉज और वर। बी की सेकंड फॉर्म है वॉज या वर, तो या तो वॉज आएगी या तो वर आएगी। अब आएगा किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा वर। ओके, तो वर आएगा और वर के बाद में जो मेन वर्ब है, जो एक्शन वर्ब है, इसकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो पिल्ड की थर्ड फॉर्म भी सेम होगी क्योंकि एक रेगुलर वर्ब है, तो ये भी आ जाएगी पिल्ड ही आ जाएगी। ओके, तो वर पिल्ड जो है स्ट्रक्चर में रहना चाहिए, बस आपको इतना ही देखना है, ज्यादा कुछ नहीं देखना है। तो ऑप्शंस में देख लेते, पिल्ड से पहले वर नहीं है तो नहीं होगा। वर ब्रिंग पिल्ड है तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि हमको क्या चाहिए, वर पिल्ड ही चाहिए सिर्फ।
अब जो है थर्ड ऑप्शन, इसमें वर पिल्ड है तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पीलिंग है इसके बाद में वॉज है तो ये भी नहीं होगा। ओके, तो इस तरीके से ऑप्शन आप एक ऑप्शन एलिमिनेशन कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं पहले। अब जैसे मान लो एक लिखा है ही इज किलिंग बॉय, द बॉय, ओके, द बॉय, ओके। अब यहाँ पे आपको लिखना है आईएनजी फॉर्म, ओके। आईएनजी फॉर्म है, एक्शन वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, इससे पहले हेल्पिंग है वर्ब लिखिए। अभी जो सेंटेंस है आपको पहले टेंस भी पहचान में आना चाहिए कि टेंस कौन सा है, क्योंकि बिना टेंस के आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, या बिना टेंस के भी आप कर सकते हैं। कैसे? अब देखो, अब जब भी आप इसको पेसिव में करेंगे, ओके, जब भी आप इसको पेसिव में करेंगे तो बी की फॉर्म आएगी। अब बी की फॉर्म कौन सी आएगी आपको देखना है, मेन वर्ब को। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है यहाँ पे? फोर्थ फॉर्म है। इसका मतलब जब भी आप पेसिव में लिखेंगे तो बी की भी फोर्थ फॉर्म आएगी, मतलब बीइंग आ जाएगी। और किल जो है मेन वर्ब है, इसे आपको थर्ड फॉर्म में चेंज कर देना है तो ये हो जाएगी किल्ड। ओके, तो बस आपको किसी भी जो ऑप्शन जितने भी रहेंगे उसमें बस आपको बीइंग किल्ड ही देखना है। जहां भी बीइंग किल्ड मिल जाए साथ में, समझ जाओ वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। किसी दिन हम पेसिव के हम क्वेश्चन देखेंगे 10-15 तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अभी आगे बढ़ते हैं। अब एरर का क्वेश्चन है, ओके, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ओके, सो द कमिटी हैज डिसाइडेड, तो कमिटी ने डिसाइड की पोस्टपोन करने का कॉन्फ्रेंस को पोस्टपोन करने का डिसाइड किया या की है ड्यू टू, कारण, किसके कारण? अनअवेलेबल सर्कमस्टांसेस, जो अनअवेलेबल सर्कमस्टांसेस जो परिस्थितियां सिचुएशंस है उसके कारण। एंड रिक्वेस्टेड एवरीवन, और रिक्वेस्ट की हर किसी को टू बी इन्फॉर्म्ड अकॉर्डिंगली, कि वो इन्फॉर्म किए जाएंगे अकॉर्डिंगली, मतलब उनके अकॉर्डिंग, जब भी वो समय पे। तो यहाँ पे जो कमिटी है एक यूनिट की तरह फंक्शन कर रही है, ओके, एक यूनिट की तरह फंक्शन कर रही है। और जब भी एक कमिटी यूनिट की तरह फंक्शन करे तो इसके बाद में सिंगुलर वर्ब आएगी तो हेज आ जाएगा, न कि यहाँ पे हेव आ जाएगा। ऐसे ही कुछ वर्ड रहता है। अच्छा, ये जो कमिटी है एक क्या है? कलेक्टिव नाउन है, ओके, कलेक्टिव नाउन है जो यूनिट की तरह परफॉर्म कर रहा है, इसलिए यहाँ पे हेज आ जाएगा। कुछ वर्ड है जैसे कि ज्यूरी, जो इसके बाद में भी सिंगुलर वर्ब आता है। पुलिस बोला जा सकता है, आर्मी, ओके, आर्मी, टीम, अच्छा पुलिस तो नहीं होगा, टीम, फ्लॉक, ओके, फ्लॉक जो होता है ये होता है गीस, आपने जो बतख सुने होंगे, इसी का बनता है, ये प्लूरल है, इसी का सिंगुलर होता है गूश, ओके। कुछ नाउन होते हैं जिनका, जैसे कि टूथ हो गया, ओके, टूथ का टीथ होता है, तो ये कुछ नाउन होते हैं जिनका प्लूरल होता है, तो ये गूश का प्लूरल है गीस। तो गीस के जो ग्रुप रहता है उसे बोला जाता है फ्लॉक। तो इनके ये सब कलेक्टिव नाउन है कुछ, ओके। और भी कुछ जैसे बंचेस हो गया, बंडल हो गया, और एक वर्ड जो मुझे याद नहीं आ रहा है, अच्छा हाँ, फ्लीट, जो जहाज का जो बेड़ा रहता है, जो जहाजों का जो ग्रुप रहता है उसे बोला जाता है फ्लीट, ओके। तो ये सब कुछ क्या है? कलेक्टिव नाउन है जिनके बाद में सिंगुलर वर्ब आएगी, ओके। तो करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट फर्स्ट हो जाएगा कि इसमें एरर है, यहाँ पे आ जाएगा हैज। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो है सेकंड एरर क्वेश्चन, इट वॉज अंटिल, इट वॉजंट अंटिल लेटर, मतलब अंटिल मतलब तब तक नहीं, मतलब ज़्यादा देर तक, मतलब ज़्यादा देर नहीं हुआ था या नहीं था। डेट की वी रियलाइज्ड, हमने रियलाइज किया। इट वॉज हर, ये वह थी। हु हैज ऑर्गेनाइज, जिसने ऑर्गेनाइज की थी। द इंटायर इवेंट, पूरा का पूरा इवेंट, इंटायर यानी होता है फुल, पूरा, ओके, ऑल, पूरा का पूरा इवेंट। विथआउट एनीवन्स हेल्प, बिना किसी की मदद के और गाइडेंस के। यहाँ पे जो कॉमा सा दिख रहा है इसे एपोस्ट्रोफी भी बोला जाता है। ये नाउन का जेनेटिव या पजेसिव केस कहलाता है, ओके। जेनेटिव या पजेसिव। जेनेटिव केस क्या होता है? एक नाउन को दूसरे नाउन से ऐड करने के लिए यूज होता है, और इसका जो सेंस निकलता है ऑफ के रूप में निकलता है, कि किसी की भी हेल्प या गाइडेंस। तो यहाँ पे जो एरर है यहाँ पे है इट वॉज हर। ये जो वॉज है ये बी की फॉर्म है। जब भी आपको बी की फॉर्म मिल जाए, जिसे बोला जाता है एक लिंकिंग वर्ब कहा जाता है, तो जब भी लिंकिंग वर्ब आ जाए, बी की फॉर्म आ जाए, वॉज, वर, ओके, तो उसके बाद में डायरेक्ट हम नॉमिनेटिव केस यूज करते हैं प्रोनाउन का।
ये जो है ऑब्जेक्टिव केस है, हमें नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस यूज करना होता है, तो हर की जगह आ जाएगा सी, न कि हर आएगा। ओके, आजकल वैसे मॉडर्न ग्रामर में इट वाज हर बहुत से कुछ जो लिटरेचर के जो साइंटिस्ट है बोलना चाहिए, या कुछ जो पोएट है, ये इट वाज हर या जो है हर को यूज करते हैं बी की फॉर्म के साथ। तो जब भी आपको बी की फॉर्म दिख जाए जो लिंकिंग वर्ब की तरह परफॉर्म करती है, उसके बाद में आपको सी लगाना है, मतलब नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस लगाना है। तो ऑप्शन ये हो जाएगा। तो कहाँ पर है? अच्छा, फर्स्ट ही इसका करेक्ट हो जाएगा। नो नो, फर्स्ट नो, ओके, सेकंड हो जाएगा। ओके, इट वाज हर। तो अब आगे बढ़ते हैं, और कुछ यहाँ पे कोई चीज? ओके, अच्छा, थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेते हैं, प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन के 3 केस होते हैं। ओके, जो पर्सनल प्रोनाउन है, ये जो हर है यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन है। प्रोनाउन के तो 10 टाइप होते हैं, उनमें से एक टाइप होता है पर्सनल। पर्सनल जो पर्सन के लिए यूज होता है। ओके, इसके 3 केस होते हैं। एक होता है सब्जेक्टिव केस होता है, एक होता है ऑब्जेक्टिव केस, और एक होता है पजेसिव केस। ओके, ये क्या होता है? पजेसिव केस। ये होते हैं, अच्छा, इसमें फिर होते हैं पर्सन। फर्स्ट पर्सन होता है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या आ जाएगा? आई और वी। सेकंड पर्सन होता है सेकंड पर्सन होता है यू, सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज होता है। और थर्ड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन में आएगा ही, सी, ही, इट और दे। ये सब हो जाएगा थर्ड पर्सन। ओके, इन्हीं के यदि ऑब्जेक्टिव की बात करें तो आई का हो जाता है मी, वी का हो जाता है अस, यू का तो यू ही होता है, सी का होता है हर, और ही का होता है हिम, इट का इट ही होता है, और दे का होता है देम। पजेसिव केस की यदि बात करें तो मी का होता है माय। अच्छा, माय पजेसिव केस के बाद में हमेशा रखना कि आपको नाउन मिलेगा ही, और यदि नाउन नहीं मिलता है तो माई की जगह यूज होता है माइन। अस की जगह अस का होता है आवर। ओके, और जो यदि ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, कोई नाउन नहीं आएगा, तो आवर से यूज होता है, बिना नाउन के आवर्स। यू का योर्स, योर या योर्स। हर का हर्ष, या हर का हर ही होता है, हर्ष भी होता है, तो हर्ष बोल सकते हैं। हिम का हिम ही होता है। ओके, दोनों केसेस में। इट का इट्स होता है, इट्स। दे का देयर। ओके, देयर। ये सब क्या है? केसेस है थोड़ा। ओके, अब जो है नेक्स्ट थर्ड एरर का क्वेश्चन, खुद पहले सॉल्व करने की कोशिश करना है खुद को। ड्यूरिंग द रिनोवेशन, रिनोवेशन के दौरान, ड्यूरिंग एक प्रीपोजिशन होता है। अच्छा, प्रीपोजिशन के 4 टाइप होते हैं। ओके, सिंपल होता है एक होता है कंपाउंड, एक होता है फ्रेजल। फ्रेजल जो फ्रेज की तरह होता है, जैसे ड्यू टू ऊपर में लिखा था तो एक फ्रेजल प्रीपोजिशन था। ओके, जैसे अकॉर्डिंग टू। और एक होता है प्रीपोजिशनल, या बोल सकते सॉरी पार्टिसिपल। ओके, पार्टिसिपियल, एल है पार्टिसिपियल। ओके, तो ये सब प्रीपोजिशन के टाइप है। सिंपल में जैसे नॉर्मल विथ हो गया, ऑन हो गया, ओके, इन हो गया, या एट, ये सब होते हैं। कंपाउंड में जो ए और बी से जो जुड़े, प्रीफिक्स से जुड़े जो प्रीपोजिशन होते हैं वो होती है। ओके, कंपाउंड में जैसे अबाउट हो गया, इसमें ये जुड़ा है अबाउट। बिटवीन बोल सकते हैं, बिटवीन, तो इसमें बी जुड़ा है, तो ये प्रीफिक्स से जुड़े हुए प्रीपोजिशन है। फ्रेजल जिसमें 2 वर्ड होंगे, जैसे मान लो ड्यू टू, ओके, अकॉर्डिंग टू, या कोई और कोई वर्ड, ओके, अभी याद तो नहीं आ रहे। पार्टिसिपल में जो एनजी, जो पार्टिसिपल होते हैं एक टाइप के, जैसे ड्यूरिंग हो गया जिसमें एनजी लगा है, जैसे बोल सकते हैं इंक्लूड, इंक्लूडिंग, या एक्सक्लूडेड, ये सब प्रीपोजिशन होते हैं। नॉट विथ स्टैंडिंग, ये सब इसके क्या है?
पार्टिसिपल प्रीपोजिशन है। ओके, तो इसे भी वैसे तो उतनी नीड नहीं थी पर बता दिया। ओके, रिनोवेशन, तो ड्यूरिंग द रिनोवेशन के दौरान मैंने नवीनीकरण। ओके, द फैमिली ने डिसाइड की टू रिप्लेस करने का ऑल द ओल्ड फर्नीचर्स, जितने भी पुराने फर्नीचर्स को रिप्लेस करने का डिसाइड की विथ स्लीक मॉडर्न डिजाइन, जो क्या हो स्लीक और मॉडर्न डिजाइन के साथ हो। स्लीक का मतलब होता है स्मूथ, जो एकदम क्या हो चिकने से हो। ओके, एकदम अच्छे दिखने में हो। दैट वुड बेटर मच द न्यू इंटीरियर, जो क्या होगा ज्यादा बेटर होगा न्यू इंटीरियर के लिए, जो न्यू इंटीरियर से ज्यादा मैच करेगा। सॉरी, तो यहाँ पे जो एरर है यहाँ पर है फर्नीचर्स में। कभी भी याद रखना कुछ ऐसे कुछ नाउन्स है जिनका प्लूरल नहीं होता, वो हमेशा सिंगुलर में ही यूज होते, और ये क्या होते हैं अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, और इनसे पहले कभी भी ए और एन यूज नहीं होते। तो ऐसे कुछ नाउन है जैसे कि मिस चीफ। ओके, मिस चीफ, ब्रेड या ब्रेड बोल सकते हैं, जो खाने वाला ब्रेड है। स्टेशनरी, और कोई डिटर्मिनेशन और लगेज, बैगेज, पोस्टेज। ओके, और नॉलेज, और कोई वर्ड एडवाइस, को इंफॉर्मेशन, हेयर। ओके, बिजनेस, ज्वेलरी, और कोई वर्ड मनी। हाँ, मनी और ब्रेकेज। ओके, ब्रेकेज। हाँ, ब्रेकेज और कोई वर्ड जो छूट गया हो, सीनरी बोल सकते हैं। अच्छा, सीनरी भी एक अच्छा नाउन है। ओके, अच्छा ये नहीं होगा, यहाँ लिख देते सीनरी, जिसका मतलब होता है दृश्य। ओके, पोट्री मतलब एक टाइप की, पोट्री मतलब एक टाइप का जो बनाने की कला होती है, जो बर्तन के, जो मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उन्हें बनाने की जो कला होती है होता है। लैंग्वेज एक वर्ड होता है। ओके, वेस्टेज बोल सकते हैं, लैंग्वेज भी है, वैसे लैंग्वेज लिख दिया गया था, नहीं लैंग्वेज। ये सब क्या है, नाउन है जिनका कभी भी प्लूरल नहीं बनता, और इससे पहले ए और एन आर्टिकल यूज नहीं होते, क्योंकि ये सब अनकाउंटेबल नाउन है। ओके, और ऐसे भी कुछ नाउन बता देते हैं जो जैसे कि जो दिखने में क्या होते हैं सिंगुलर होते हैं, जो दिखने में क्या होते हैं सिंगुलर, लेकिन वो होते एक्चुअल में प्लूरल। जैसे कि बोल सकते हैं कैटल हो गया, जो प्लूरल, जिसके बाद में प्लूरल वर्ब आएगी, मतलब दिखने में सिंगुलर है लेकिन इनके बाद में प्लूरल वर्ब आएगी, क्योंकि प्लूरल की तरह फंक्शन करते हैं। पुलिस, इसको पुलिस पढ़ते हो, वैसे तो पुलिस पढ़ेंगे आप ज़्यादा, वैसे आप पढ़ेंगे तो कोई आपको अंग्रेज ना बोल दे। जेंट्री। ओके, जेंट्री चिल्ड्रन, और पीसेंट्री मतलब होता है, अच्छा पीसेंट, देखो एक वर्ड होता है पीसेंट का मतलब होता है किसान। तो ये होता है किसानों की जो सभा होती है उसे बोलते हैं पीसेंट्री। ओके, पोल्ट्री, इन्फेंट्री, और कोई वर्ड क्लर्जी, कैवेलरी। अच्छा, एक वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा है। हाँ चलो ठीक है, तो ये सब वर्ड्स आपको याद रखना है जो दिखने में क्या है सिंगुलर है, पर फंक्शन किस टाइप से करेंगे, प्लूरल की टाइप से। ओके, और उनके बाद में हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी, लाइक हैव, आर, या बोलना चाहिए ओके, वर, ये सब इनके बाद में प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी। ओके, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेलिंग एरर से। ओके, मतलब आपको बताना है कि कौन सा वर्ड की स्पेलिंग करेक्ट नहीं है। कैटरेक्ट का मतलब होता है मोतियाबिंद, एक टाइप की बीमारी आंखों की, आप तो पता ही होगा आपको, जैसे बायोलॉजी में आपने पढ़े होंगे। कैटरेक्ट का मतलब होता है मोतियाबिंद, तो इसकी स्पेलिंग जो है करेक्ट है, इसमें कोई एरर नहीं है।
कैटेस्ट्रॉफी, इसमें इसकी जो स्पेलिंग है ये गलत है, इसकी स्पेलिंग होती है कैटेस्ट्रॉफी, इसे कैटेस्ट्रॉफी बोला जाता है। इसका मतलब होता है आपदा। ओके, कोई भी जो विपत्ति होती है, कैलेमिटी बोल सकते हैं, कैलेमिटी, डिस्ट्रक्शन जिसमें विनाश हो जाता है सब कुछ। ओके, एक होता है पोग्राम, और ऐसे तो ये वर्ड आपको नहीं भी पढ़ेंगे तो चलता है, एसएससी में बहुत यूज होता है ये वर्ड। ओके, डिवेस्टेशन जिसमें पूरी सब कुछ तहस नहस हो जाता है। ओके, डिवेस्टेशन। अच्छा, ये आपको ज़्यादातर जो है जो जैसे पर्यावरण से समझ, जो इकोनॉमी से रिलेटेड जो आर्टिकल रहेंगे वहाँ मिलेगा डिवेस्टेशन, क्योंकि बहुत सारी जो आपदाएं आती है, जो बहुत सारी कैलेमिटीज आती है, उससे जो डिवेस्टेशन, जो तबाही होती है वो उसमें यूज होता है डिवेस्टेशन। ओके, तो इसका जो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसमें स्पेलिंग एरर है। कैटलिस्ट मतलब उत्प्रेरक होता है, हिंदी में उत्प्रेरक। कैटलॉग यानी एक कैटलॉग जो एक समय की क्रम, समय सारणी बोल सकते हैं, तो ये भी, इसकी भी स्पेलिंग सही है, तो सर करेक्ट सेकंड हो जाएगा, इसकी स्पेलिंग मिस्टेक है। अब जो नेक्स्ट वर्ड है, इसमें भी इनकरेक्ट स्पेलिंग आपको बताना है किस वर्ड की है। सेंटेनियल। अच्छा, ये पहले वर्ड की स्पेलिंग इनकरेक्ट है, इसकी जो स्पेलिंग होती है ये होती है सेंटेनियल। सेंटेनियल का मतलब होता है 100 साल को बोलते हैं, शताब्दी को बोला जाता है, जो 100 साल का जो टाइम होता है उसे बोला जाता है सेंटेनियल। ओके, इसी का सिनोनिम है, ये है सेंटेनेरियन। ओके, सेंटेनेरियन हो जाएगा, इसी का सिनोनिम है, इसकी स्पेलिंग करेक्ट है। जो 100 साल होती है उसे बोला जाता है सेंचुरी बोला जा सकता है। सेंसुरियस का मतलब होता है बहुत ही हार्ड। ओके, बहुत ही हार्ड जो हो, रिजिड जो हो, जो कठोर हो, रिजिड यानी कठोर, जो स्टीफ हो, जैसे पत्थर होते हैं स्टीफ। ओके, जो स्ट्रीजेंट हो, जो बहुत ही मजबूत हो, ये होता है, तो इसकी भी करेक्ट स्पेलिंग है। सेंसर का मतलब होता है धूपदानी। ओके, जो ऐसा होता है धूपदानी, जिसमें एक टाइप का कंटेनर होता है जिसमें धूपदानी रखते हैं, जिससे धुआं निकलता है, अच्छी परफ्यूम वाली जो स्मेल आती है, ये होता है। अच्छा, एक वर्ड होता है सेंश्योर, इससे एक वर्ड मुझे याद है सेंश्योर, इसका मतलब होता है निंदा करना। ओके, अब जो नेक्स्ट वर्ड है, अच्छा पैसेज दिया है। ओके, अब पैसेज दिया है, तो पैसेज को आपको पूरा पढ़ना है। अच्छा, पैसेज के पहले ऑप्शन से देख लेते हैं, क्वेश्चन से देख लेते हैं। ओके, पहले क्वेश्चन आपको देखना है कि क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग पैसेज पढ़ेंगे, ज़्यादा आपका टाइम सेव होगा। अदरवाइज आपकी यदि अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो आप पैसेज पढ़ सकते हैं। लास्ट में मैं पैसेज को भी अच्छे से आपको समझाऊंगा, देखना है। ओके, आपको शायद यूट्यूब पे कहीं पे नहीं मिलेगी ऐसी क्लास जो आपको पैसेज को इतने अच्छे से समझाए। तो पहला जो क्वेश्चन है, इसमें आपको आइडेंटिफाई द टेंस आइडेंटिफाई करना है। ओके, तो टेंस आइडेंटिफाई करना है। आधार लॉन्च्ड 2009, आधार जो लॉन्च किया गया, ये जो यहाँ पे जो कॉमा सा लगा है और इसके बाद में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है, इसे जो बोला जाता है नाउन का एपोजिशन केस कहा जाता है। ओके, इससे जो है नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो यहाँ पे आधार तो सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब जो लिखी इधर लिखी है प्रोवाइड्स। ओके, आधार क्या है, सिंगुलर है, ये क्या है, सिंगुलर है, तो इसकी वर्ब भी आ जाएगी सिंगुलर। अच्छा, एक बात याद रखना, नाउन में जब भी आप यस, ईएस या आईईएस जोड़ते हैं नाउन का तो क्या बनेगा, प्लूरल बनेगा। वही वर्ब में यदि आप एस, ईएस और आईईएस ऐड करते तो वर्ब का बनता है सिंगुलर फॉर्म। क्या बनता है, सिंगुलर फॉर्म बनता है। इसलिए जब भी आप देखना कि जब सब्जेक्ट यदि सिंगुलर रहता है तो वर्ब के साथ में यस, ईएस, आईएस ऐड होता है, इसलिए यहाँ पे प्रोवाइड के बाद में प्रोवाइड से लिखा है। अब यहाँ पे वर्ब की प्रोवाइड जो है, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, और ये कौन सी फॉर्म है, प्रेजेंट फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, प्रेजेंट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म ही प्रेजेंट फॉर्म कहलाती है, सेकंड फॉर्म पास्ट फॉर्म कहलाती है, थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है, फोर्थ फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है। तो प्रेजेंट फॉर्म है, मतलब ये प्रेजेंट की एक वर्ब है, और इससे पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसका मतलब एक सिंपल प्रेजेंट की एक सेंटेंस है। ओके, यदि इसके पहले इज मार रहता तो कंटिन्यूस में हो जाता, आईएनजी फॉर्म यूज होता है, हेड रहता, हैव हैज रहता तो परफेक्ट टेंस रहता। तो ये जो टेंस कौन से टेंस में लिखा है, तो इसमें जो टेंस यूज हुआ है ये टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस।
प्रेजेंट टेंस। ओके, अच्छा, एक चीज़ें मैं आपको क्लेरिफाई करना चाहूँगा। टाइम जो होते हैं 3 होते हैं, एक होता है प्रेजेंट, एक होता है पास्ट और एक होता है फ्यूचर। ओके, फ्यूचर एक टाइप का क्या होता है, आपकी मन की सोच होती है, इसलिए यहाँ पे विल यूज होता है। ओके, विल। नाउ डेज विल यूज हो रहा है, सेल को ओमिट किया जा रहा है। पहले के टाइम में सेल यूज होता था, आजकल के मॉडर्न ग्रामर में सेल का यूज नहीं होता। आई और वी के साथ में अब विल का भी यूज होने लगा है, जैसे आई विल बोला जाता है। प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम, 3 टाइम होते हैं। और जो है एक्शन जो होते हैं, जो एक्शन को शो करते हैं, तो एक्शन को शो करने वाले जो सिचुएशन रहती है ये होती है, एक सिंपल एक्शन को शो करेगा, एक एक्शन जो कंटिन्यूस रहेगा, कंटिन्यूस। ओके, कंटिन्यूस। और एक रहता है परफेक्ट, जो डन हो जाए, परफेक्ट। और एक होता है परफेक्ट कंटिन्यूस। ओके, सिंपल, जिसमें वर्ब को जनरली बताया जाता है, जिसमें जनरल एक्शन होते हैं, जो डेली रूटीन वाले जो एक्शन होते हैं, तब जो है सिंपल वर्ब का यूज होता है या सिंपल टेंस का यूज होता है। ओके, टाइम, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम, अभी टाइम अलग अलग हो सकता है, पर जब भी सिंपल टेंस यूज होगा, मतलब आप एक डेली रूटीन को बता रहे हैं, एक डेली घटना को बता रहे हैं, या डेली किए जाने वाले एक्शन को बता रहे हैं। कंटिन्यूअस टेंस में क्या होगा, ये टाइम है और ये टेंस है। ओके, टेंस का मतलब होता है एक्शन, हमेशा याद रखना, टेंस का मतलब होता है एक्शन, और ये जो चीजें है एक्शन को ही शो करे। सिंपल जो डेली रूटीन में चले, कंटिन्यूस मतलब होता है जो कंटिन्यू चलता है एक्शन। जैसे मान लो ही इज मेकिंग, क्या बोलना चाहिए, मेकिंग फूड। ओके, तो यहाँ पे जो ही है, जो वह है, जो बना रहा है, तो उसका जो बनाने की जो प्रोसेस है, जो एक्शन है, ये क्या है, कंटिन्यू है, इसलिए यहाँ पे कंटिन्यूअस टेंस का यूज हुआ है। अब जो टाइम को यूज बताने के लिए यहाँ पे इज हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ है, जो प्रेजेंट को शो कर रहा है। तो जो एक्शन वर्ब है, जो मेन वर्ब है, इससे आपको तो एक्शन पता चलेगा, टेंस पता चलेगा, और जो इज एम आर या जो हेल्पिंग वर्ब रहती है, इससे आपको जो है टाइम पता चलता है। ओके, तो आप इससे आप टाइम बता सकते हैं। यदि इज एम आर है तो आप प्रेजेंट बोल सकते हैं, वाज वर है तो आप पास्ट बोल सकते हैं, क्योंकि बी फॉर्म होती है इसमें, सेकंड फॉर्म आएगी। ओके, फर्स्ट फॉर्म आएगी इसमें, कि इज एम आर बी की फर्स्ट फॉर्म होती है। और फ्यूचर में विल आएगा, क्योंकि विल एक इच्छा को बताता है, और इच्छा एक फ्यूचर के लिए होती है। जैसे कि आपको कार लेने की इच्छा होगी तो एक फ्यूचर की इच्छा होती है, इसलिए विल का यूज होता है। विल एक मोडाल वर्ब है। ओके, और मोडाल वर्ब जो है फीलिंग को बताने के लिए यूज होता है। मोडाल जो वर्ब यूज होती है, मोडाल वर्ब, ये मोडाल वर्ब फीलिंग को बताने के लिए यूज होती है। तो विल एक फीलिंग को बताता है जो एक फ्यूचर से रिलेटेड होती है, इसलिए फ्यूचर में विल का यूज होता है या सेल का यूज होता है। ओके, परफेक्ट का मतलब होता है डन, कि एक्शन यदि डन हो जाए, कि जैसे कि सी हैज डन, वह कर चुकी, मतलब उसका एक्शन कंप्लीट हो चुका है, यहाँ इसलिए परफेक्ट होता है। परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या होगा, कोई भी एक्शन जो एक समय से कंटिन्यू बिना रुके कंटिन्यू चलते आ रहा है, या वो होते आ रहा है, तो उसमें होता है परफेक्ट कंटीन्यूअस। मतलब काम कंटिन्यू चलेगा लेकिन परफेक्ट चलेगा, मतलब बीच में रुकेगा नहीं, कंटिन्यू और परफेक्ट चलेगा, एकदम अच्छे से चलेगा, उसमें होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे कि ही हैज बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स। ओके, आवर्स, तो वह काम कर रहा है 2 घंटे से, मतलब 2 घंटे से वो काम कर रहा है। तो देखो 2 घंटे से वो कंटिन्यू काम कर रहा है। ओके, बिना थके। ओके, और यहाँ पे टाइम भी बताया जा रहा है कि कब से काम किया जा रहा है। तो जब भी कोई एक्शन जो कंटिन्यू चल रहा है और उसमें आपको टाइम ऐड करना हो, तब आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस या कोई भी कंटिन्यूस जो परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ओके, तो इस टाइप से है। तो ये सब क्या है, टेंस है, और किसी वीडियो में आपको टेंस को और अच्छे से क्लेरिफाई करूंगा। तो आपको आज के वीडियो में बस इतना ही रिमेंबर करना है, इतना याद करना है, क्योंकि एक ही दिन में बहुत ज़्यादा हो जाएगा। टोटल 20 क्लासेस होगी, और यदि आज की क्लास में आपको इतना मिल रहा है तो सोच लीजिए कि आपको जो 20 क्लासेस रहेगी, जो बाकी की जो 19 क्लासेस है, आपको उसमें क्या नहीं मिलेगा। ओके, मतलब पूरा रिवीजन या पूरा कॉन्सेप्ट आपका इस सीरीज में कंप्लीट। ओके, इधर बिगिनर है तो आपके लिए क्लास बहुत ही बेनिफिशियल होगी। अब जो सेकंड क्वेश्चन है, अब यहाँ पे पूछ रहा है कि जो फ्रेज है जो लॉन्च्ड 2009, वो किस टाइप का एग्जाम्पल, तो एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, तो ऊपर ही देख लेते हैं।
रिपोर्टेड स्पीच या प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो पहली बात यहाँ पे बोल रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, तो यहाँ के आईएनजी फॉर्म है कंटिन्यूस, जो कंटिन्यू को शो करे, जो किसी एक्शन के जो कंटिन्यू हो रहा है उस चीज को शो करता है, वहां पे कंटिन्यूस टेंस होता है। ओके, चाहे पास्ट में प्रेजेंट में। तो यहाँ पे आईएनजी फॉर्म नहीं है तो नहीं होगा ये। तो पेसिव वॉइस में क्या होता है, पेसिव वॉइस में यदि बी की फॉर्म इससे पहले लिखी होती है तो तब बोल सकते थे कि पेसिव वॉइस में रहता है, ये भी नहीं होगा। ओके, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, किसी भी सेंटेंस को हूबहू किसी पर्सन के द्वारा या किसी वक्ता के द्वारा या किसी भी जो रिपोर्ट करता है उसके द्वारा बोलना, ये होती है रिपोर्टेड स्पीच। ओके, ये नरेशन में यूज होता है, तो यहाँ पे नरेशन यूज नहीं हुआ है, तो ये हो जाएगा एक्टिव वॉइस में। अब इसे पढ़ लेते हैं क्या चीज है। तो यहाँ पे दिया है वेर इट इज ए, अच्छा आधार जो लॉन्च किया गया था, अच्छा तो ये पेसिव में होगा, सॉरी एक्टिव में नहीं होगा। यहाँ पे एक्चुअल में है क्या, देखो ये सेंटेंस कैसा है, आधार which was launched, कब, तो 2009 में लॉन्च किया गया था। प्रोवाइड्स, तो इस टाइप से सेंटेंस जो भी लिखा है, तो आधार, तो विच जो है रिलेटिव प्रोनाउन है, तो आधार जिसे लॉन्च किया गया था 2009 में। ओके, तो यहाँ डी आ जाएगा लॉन्च। तो यहाँ पे जो विच वॉज, ये जो है ओमिट कर दिया गया है, इसे छोड़ दिया गया है, तो डायरेक्ट जो है लॉन्च 2009 लिखा गया है। तो ये एक एपोजिशन केस है जो इस नाउन के बारे में विशेषता बता रहा है, और एक पेसिव वॉइस में लिखा गया है, तो ये जो हो जाएगा फ्रेज एक पेसिव वॉइस में लिखा गया है। ओके, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पेसिव वॉइस हो जाएगा। ओके, तो अब जो पढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन, अभी हम पैसेज भी बाद में पूरा का पूरा पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द सेंटेंस इन द नाउन, तो कौन सा जो वर्ड है नाउन में, मतलब पार्ट ऑफ स्पीच बताना है। अच्छा, पार्ट ऑफ स्पीच के टोटल 9 टाइप होते हैं। ओके, पार्ट ऑफ स्पीच, स्पीच का मतलब यहाँ पे सेंटेंस है। ओके, सेंटेंस यानी सेंटेंस के हिस्से, जैसे एक साइकिल के हिस्से रहते हैं, मान लो साइकिल है, एक बाइसिकल है, ये टायर हो गया, तो ये क्या हो गया टायर, ये टायर हो गया, ये सीट हो गया, तो ये कुछ पार्ट से मिलकर बना है। वैसे एक सेंटेंस जो होता है कुछ पार्ट से मिलकर बना होता है, जिन्हें बोला जाता है पार्ट ऑफ स्पीच लाइक नाउन। तो ये कितने होते हैं टोटल 9। मॉडर्न ग्रामर में 9 है, कहीं कहीं पे 10 भी दिया गया है, कहीं पे 11 भी दिया गया है। एक्चुअल में जो आप पुरानी बुक्स पढ़ेंगे उसमें 8 दिया गया है, पर मॉडर्न ग्रामर के अकॉर्डिंग 9 है। ओके, और जो 9 है वो है डिटरमिनर। वो क्या है, डिटरमिनर, ये NM है डिटरमिनर। ओके, जो एक एडजेक्टिव का भाई है। ओके, तो पार्ट ऑफ स्पीच बताना है, कौन सा नाउन है, तो यूपीआई एक नाउन है। अच्छा, एक एब्रिविएटेड फॉर्म है और नाउन है, तो यहाँ तो ऑप्शन में नहीं दिया है, इनेबल्स दिया है, और क्या है इंटरऑपरेबल दिया है, और पेमेंट्स दिया है, और अक्रॉस दिया है। तो अब देखते हैं पार्ट ऑफ स्पीच इसके अकॉर्डिंग, सेंटेंस के अकॉर्डिंग। तो यूपीआई जिसे इंट्रोड्यूस किया गया था एनपीए के द्वारा, कब किया गया था 2016 में, तो ये जो है एनेबल करता है, तो एनेबल्स यहाँ पे तो एक वर्ब है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। इंट्रोपेनेबल, ओके, इंटरोपेनेबल का मतलब है, अच्छा यहाँ पे जो ABLE लगा है, जब भी आपको ABLE इंडिंग सफिक्स मिल जाए तो समझ जाओ वो क्या होता है, एक एडजेक्टिव होता है। कुछ जैसे कि AL इंडिंग वर्ड हो गया, ओके, एक फुल हो गया, ये कुछ सफिक्स है जिनको देख के आप बोल सकते हैं कि वो क्या है, एडजेक्टिव, इसका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, तो एक एडजेक्टिव होगा। इंटरोपरेबल, रियल टाइम पेमेंट्स, तो यहाँ पे जो रियल टाइम पेमेंट्स है ये नाउन हो सकता है पेमेंट्स, और होगा ही पेमेंट। अच्छा, हमेशा याद रखना कि नाउन का ही प्लूरल बनता है, तो पेमेंट यहाँ पे पेमेंट्स बना है, तो नाउन पेमेंट्स हो सकता है। एक्रॉस, एक्रॉस एक क्या है, प्रीपोजिशन है, कंपाउंड प्रीपोजिशन है, क्योंकि ये एक ए प्रीफिक्स से बना है, ए और बी प्रीफिक्स से जो भी प्रीपोजिशन बनते हैं उन्हें कंपाउंड प्रीपोजिशन कहा जाता है। तो एक्रॉस का एक प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट आता है, तो इसका ऑब्जेक्ट है क्या है, एक नाउन होता है, मतलब ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, या तो एक नाउन होगा, या तो एक प्रोनाउन होगा, या तो एक जिरंड जिसे वर्ब की एनजी फॉर्म या फोर्थ फॉर्म कहा जाता है। तो ये नाउन है और नाउन का ही प्लूरल बनता है, तो बेंग्स क्या है, एक नाउन है।
तो यहाँ जो पेमेंट्स है ये है एक्चुअल में नाउन। पूरे पार्ट ऑफ स्पीच यदि बात करें तो ये नाउन इंट्रोड्यूस क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है जो एक एडजेक्टिव की तरह फंक्शन कर रहा है और एक पैसिव स्ट्रक्चर को शो कर रहा है। बाय एक प्रीपोजिशन है, सिंपल प्रीपोजिशन है। एनपीएस एक एब्रिविएटेड फॉर्म है जो एक नाउन है। इन प्रीपोजिशन है, सिंपल प्रीपोजिशन है, 2016 भी एक क्या है, नाउन है। इनेबल्स एक वर्ब है और इनेबल क्या है, कौन सी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब एक होती है जिनके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं आता। ट्रांजिटिव वर्ब जिसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है, तो ऑब्जेक्ट है इसका मतलब है क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। अच्छा, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है जिसमें इंट्रोपरेबल जो है एक क्या है, एडजेक्टिव। रियल टाइम जो यहाँ पे लिखा है ये है कंपाउंड नाउन बोला जा सकता है, कंपाउंड नाउन कहेंगे। और पेमेंट्स भी क्या है, नाउन है। एक्रॉस प्रीपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट बैंक से जो एक नाउन है जो प्लूरल है। तो इस टाइप से यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच है सभी वर्ड्स का। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे बताना है क्वेश्चन है जो पैसेज से है। डीपीआई रेजेस कंसर्न इन विच डोमेन। जो डीपीआई है उन्होंने मतलब उठाया है कुछ चिंताएं, इन विच डोमेन किस क्षेत्र में। तो इसके लिए पैसेज पढ़ना होगा, पूरा पैसेज पढ़ते। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो डीपीआई जिसका एब्रिविएटेड फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है, अंडरपिन्स। तो ये अंडरपिन करता है इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव यानी समावेशी, जो साथ चलने वाली ग्रोथ हो, मतलब वो अपना भी ग्रोथ करे और पब्लिक का भी ग्रोथ करे। ओके, अंडरपिन से मतलब है कि उस चीज को, उस चीज पे जोर देने से। ओके, तो जोर देती है जो डीपीआई, जोर देती है इंक्लूसिव ग्रोथ पे। की प्लेटफॉर्म्स, की का मतलब है यहाँ पे इंपॉर्टेंट, आईएमपी। वाइटल एक वर्ड अच्छा होता है, वाइटल। वाइटल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। ओके, ये ए है। एसेंशियल बोल सकते हैं, एसेंशियल। एसेंशियल मतलब ये होता है इंपॉर्टेंट। ओके, तो की प्लेटफॉर्म्स, जो महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म्स है, इंक्लूड करते हैं आधार कार्ड को, जो बायोमेट्रिक आईडी है एक, आधार कार्ड को एक मतलब इंक्लूड करते, शामिल करते हैं। उसमें से क्या है, यूपीआई एक डिजिटल जो पेमेंट है, एंड डिजी लॉकर जो क्या है, डॉक्यूमेंट स्टोरेज है। ये दोनों। आधार कार्ड लॉन्च 2009, आधार कार्ड जिसे लॉन्च किया गया था 2009 में, प्रोवाइड करता है एक यूनिक आइडेंटिटी, प्रोवाइड करता है जो आइडेंटिटी जुड़ी हुई होती है बैंक अकाउंट से। ओके, बैंक अकाउंट से जुड़ी होती है और वेलफेयर स्कीम से जुड़ी होती है। यूपीआई इंट्रोड्यूस्ड बाय एनपीए इन 2016। यूपीआई जिसे इंट्रोड्यूस किया गया था एनपीसीआई के द्वारा 2016 में। तो ये जो है एनेबल करती है या एक टाइप की फैसिलिटी देती है इंट्रोपरेबल रियल टाइम पेमेंट्स। इंट्रोपरेबल मतलब है कि अंदर ही अंदर जो पेमेंट हो या रियल टाइम की जो पेमेंट्स है उसकी फैसिलिटी देती है अक्रॉस बैंक्स, पूरे बैंक्स में। दिस इंट्रोपरेबल सिस्टम, अब जो ये जो इंटर ऑपरेबल, सॉरी मैं से गलत पढ़ रहा था एक्चुअल में, ये है इंटर ऑपरेबल, यानी अंदर ही अंदर जिसे ऑपरेट किया जाए, ये है इंटर ऑपरेबल। ओके, तो इंटर ऑपरेबल जो सिस्टम है, तो ये जो इंटर ऑपरेबल सिस्टम्स है, ये डेमोक्राइज, इस चीज ने क्या है, डेमोक्राइज कर दिया है, मतलब एक टाइप से सभी के लिए कर दिया है, फ्री एक्सेस कर दिया है टू फाइनेंशियल एंड गवर्नमेंट सर्विसेज। टू फाइनेंशियल और जो गवर्नमेंट सर्विसेज, इस चीज के लिए जो है एक डेमोक्राइज कर दिया है एक्सेस को, मतलब सब चीज इस चीज का लाभ अब उठा सकते हैं। स्पेशली खासकर फॉर रूरल एंड मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशन, खासकर जो रूरल पॉपुलेशन है और जो मार्जिनलाइज, जो मतलब जो कम संख्या वाली, जो कुछ क्षेत्रों में जहां तक अभी टेक्नोलॉजी पहुंची नहीं, वैसे क्षेत्र पॉपुलेशन के लिए ये जो सर्विस है, गवर्नमेंट सर्विस और फाइनेंस सर्विस का जो एक्सेस है, इसने डेमोक्राइज किया है इस सिस्टम ने। डीपीआई ऑल्सो रेजेस डेटा प्राइवेसी एंड साइबर सिक्योरिटी। जो डीपीआई है ये जो है उठाता है डेटा प्राइवेसी और साइबर सिक्योरिटी की जो चिंताएं है। तो देख लेते हैं ऑप्शंस को। तो कौन से क्षेत्र में, किस रीजन में, क्षेत्र में कंसर्न, चिंताएं खड़ी करता है जो डीपीआई है। तो करेंसी के एक्सचेंज में बिल्कुल नहीं होगा। डेटा प्राइवेसी, सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो सकता है। क्रॉप इल्ड्स, क्रॉप का मतलब होता है फसल, इल्ड्स मतलब है कि यहाँ पे फसल को प्राप्त करने से, ओके, गेट एक्वायर करने से, तो फसल प्राप्ति बिल्कुल नहीं होगा। स्पेस कम्युनिकेशन मतलब जो अंतरिक्ष में जो कम्युनिकेशन है, तो ये भी नहीं होगा। तो डेटा प्राइवेसी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, पूरा पढ़ लेते हैं, पूरा समझ लेते हैं। द पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, जिसका एब्रिविएटेड फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है पीबीबीएस, एंड डेटा एम्पावरमेंट, और जो डेटा एम्पावरमेंट है एंड प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर और स्टेप्स, ये क्या स्टेप्स है टुवर्ड सिक्योर डीपीआई गवर्नेंस, किस ओर, सिक्योर डीपीआई गवर्नेंस की ओर या कंट्रोल की ओर। तो इस टाइप से पैसेज है, ज्यादा हार्ड पैसेज तो था नहीं। यदि मैं आपसे पूछूं कि प्रोटेक्शन का जो यहाँ पे
पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, तो एक नाउन है, TIO एंडिंग वर्ड नाउन होते हैं, और एब्रीवेटेड एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ओके, ये क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसको हम छू नहीं सकते, इनटेंजिबल नाउन कहा जाता है। जितने भी नाउन होते हैं टेंजिबल में आते हैं, जैसे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन, ये सब टेंजिबल में आए। जिनको टेंजिबल का मतलब होता है, टेंजिबल मतलब जिसको हम छू सकते हैं, और ये जो लास्ट होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये होता है इनटेंजिबल। इनटेंजिबल मतलब होता है जिसको हम छू नहीं सकते। ओके, इसी को बोलते हैं, अच्छा जो टेंजिबल होती है इसी को बोलते हैं कॉन्क्रीट नाउन। ओके, जिसको हम छू सकते हैं। तो इस टाइप से था पैसेज। तो आई होप कि वीडियो अच्छी लगी हो आपको। अच्छा, और भी एक क्वेश्चन है। ओके, डीपी, लास्ट क्वेश्चन है, DEPA रिलेटेड टू, तो DEPA रिलेटेड किससे रिलेटेड है, जो यहाँ पे एब्रिविएटेड फॉर्म है इसका, डेटा, डिटेल डेटा आर्किटेक्चर। तो यहाँ पे लिखा ही है डेटा एम्पावरमेंट, कि डेटा को सशक्त करना, कि उसे मजबूत बनाना, और प्रोटेक्शन को आर्किटेक्चर में बदलना है, उस चीज को अच्छा करना। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पब्लिक हेल्थ से नहीं जुड़ा है, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं जुड़ा है, एजुकेशनल करिकुलम यानी पाठ्यक्रम से नहीं जुड़ा है, सेकंड ही करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थोड़ा तो खत्म, तो वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। बाकी की जो 19 पार्ट में है आपको बने रहना है, कमेंट में बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू गाइस।